हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम न्यूज़पेपर आज का कवर करेंगे और साथ साथ में हम एमसीक्यू कवर करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यूपीएससी की डिमांड है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो यहाँ पे बहुत से टॉपिक हैं जो आज न्यूज़पेपर में आए, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, है ना, और बाकी जो पीआईबी वगैरह वहाँ से हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं और हम बार बार बताते भी हैं और आज भी बताना है दोस्तों, वो है हमारे जो कोर्सेज़ हैं अभी चल रहे हैं। किसी ने प्रीलिम की तैयारी करनी है कि उससे पहले मेरी प्रिपरेशन हो जाए, तो अगर किसी ने करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज़ का कोर्स लेना है वो अवेलेबल है। उसके बाद जीएस करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज कॉम्बो लेना है तो वहाँ पे कॉम्बो के अंदर आपको डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा और ये भी हमें जो पूरी तैयारी करवाता है। इसके अलावा कंप्लीट जीएस का क्रैश कोर्स है हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसकी भी देखो अमाउंट बहुत ही कम है बाकी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन। इसके अलावा कंप्लीट करंट अफेयर, अगर किसी को लगता है बाकी सब कुछ हो गया, करंट अफेयर रहता है और मैं एक साथ सारा कवर करना चाहता हूँ, पहले किया नहीं है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप बात करते हैं न्यूज़पेपर की। सुप्रीम कोर्ट परमिट्स नीट काउंसलिंग ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन किया था। मैंने बोला था कि इसके अंदर दोबारा इसको तब टच करेंगे अगर कुछ यहाँ पे चेंज होती है, तो चेंज कुछ नहीं हुआ तो वैसे ही चला है, तो वो जो है वहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था वही है, बस उसी को आपने पढ़ना है। इसके अलावा 7 डे होम क्वारंटाइन फॉर फ्लायर्स हु लैंड इन इंडिया, तो सिर्फ ये कुछ ऐसी न्यूज़ होती है न्यूज़पेपर के अंदर जो आपको सिर्फ हेडलाइन ही चाहिए। हेडलाइन आपने पढ़ी मतलब आप उस गो थ्रू हो चुके हैं उस पर्टिकुलर न्यूज़ से, वो आपके माइंड में वैसे ही रहने चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें क्या करते हैं कि मेंस के अंदर भी हमें काम में आती है। हमने कहीं एग्जांपल करनी हो कि इंडिया ने क्या एफर्ट किया, हमने क्वारंटाइन का जो एफर्ट किया था रिसेंटली, है ना, वो बस, इससे ज़रा इसके अंदर जाना नहीं है। दिल्ली रिफ्यूजेस टू मास्क अप एज पेंडेमिक रेजेस। नाउ दिस न्यूज़ इज ऑल्सो, यहाँ पे सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 4। पेपर 4 के अंदर लोगों का बिहेवियर जो है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर चेंज होना चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप बाहर घूम रहे हैं तो हम कोई भी चीज़ है जैसे कुछ खाया रेपर वगैरह यहाँ वहाँ फेंक दिया, मॉल के अंदर जाते हैं तो हम डस्टबिन के अंदर डालते हैं, तो वहाँ पे बिहेवियर चेंज होता है हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। इसी तरह साउथ कोरिया ने क्या हुआ, पहले उनके जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम के ऊपर उन्होंने बहुत लापरवाही बरती, ना उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह के अंदर इतना काम किया, ना लोगों ने मास्क लगाया, लेकिन दोबारा जब आया तो उनको पहले इंप्रेशन था उसके हिसाब से उन्होंने अपने बिहेवियर को चेंज किया और उन्होंने मास्क वगैरह लगाना स्टार्ट किया। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ अलग ही नज़रिया है, तो यहाँ पे हमने देखना है। आप देखते हो कि लड़कियों ने पूरा मुंह कवर करती है जब स्कूटी चलाती है ना, तब के मिट्टी ना धूल वगैरह ना पड़ जाए। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने बोला कि आपको वो बांधना है ना, पूरा कवर करना है मुंह को, अब खुलेआम घूमती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें एक एटीट्यूड आता है कि अगर जो हमें बोला जाता है हम उससे उल्टा करते हैं, है ना। तो ये एक कहीं ना कहीं आपको इस कंटेक्स्ट के अंदर पेपर 4 में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे चाइना डिफेंड कंस्ट्रक्शन सेज इट इज़ विद इन इट्स सॉवरेनिटी। तो यहाँ पे हमने देखा था चाइना ने रिसेंटली जो पेंगोंग लेक के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, तो चाइना बोलता कि ये हमारा सॉवरेनिटी के अंदर आता है। खैर यहीं पे हेडिंग पढ़ के छोड़ देना है, अगर आपने वो पढ़ा है जो हमने अभी रिसेंट क्लास के अंदर किया था, उसके बाद अब इस न्यूज़ को ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करनी हमने। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये अभी न्यूज़ में था, आज की न्यूज़ में। फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड to accept any foreign contribution. Second है registered person must accept foreign contribution in any branch of Scheduled Bank of India. Third है government can't restrict usage of unutilized foreign contribution for person who have been granted prior permission to receive such contribution. तो ऑप्शन है 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, none of the above. अब ये क्वेश्चन ऐसा क्यों, देखो याद रखना, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो न्यूज़ के अंदर काफ़ी रहती है ना, वो जब क्वेश्चन उनके ऊपर बनता है ना दोस्तों, तब वो डिटेल में जाएगा। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन भी काफ़ी ले रही है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो आपने इसी तरह जो पहले सेग्रीगेट करना है कौन सी न्यूज़ है जो हमने डिटेल में जाना है, कौन सी है जो हमने यहीं पे बस हेडिंग पढ़ के छोड़ना है। तो अगर आप साथ साथ में करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे ये समझ आता जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो पब्लिक सर्वेंट्स, है ना, तो ये बात अपने ध्यान रखनी, ऐसी स्टेटमेंट आती हैं तो यहाँ पे बात करें अगर, तो ये है 1 ओनली, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अगर आपको नहीं पता, ठीक है दोस्तों, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर है क्या। देखो FCRA नॉट फॉर मिशनरी ऑफ चैरिटी रिस्टोर्ड। तो बेसिकली अभी एक क्या हुआ था कि मिशनरी ऑफ चैरिटी जो था, इसको पहले
रीन्यू नहीं किया था इसकी रजिस्ट्रेशन, तो उसको बंद कर दिया था, अभी दोबारा इसको चालू किया है सिंपल भाषा में। अब यहाँ पे होता क्या है, पहले इसको आप समझो। देखो, कोई भी एनजीओ है, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के अंदर काम करती है, फॉरेन से फंड आता है उसको। अगर मान लो चाइना वगैरह वो फंड दे रहा है ना, तो हमें सोर्स ऑफ फंड नहीं पता, इंडिया के अंदर आता है तो वो लोगों को कहता है कि ये गवर्नमेंट काम कर रही है, इसको ब्लॉक करो, ये नहीं होना चाहिए, ये एनवायरनमेंट के खिलाफ है। हाँ, जरूरी एनवायरनमेंट का केस हमें लेना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने पूरी डेवलपमेंट ही रोक दी। ठीक है दोस्तों, तो वो उस कंटेक्स्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स है कंट्री के अंदर वो रुक जाती हैं। इसीलिए जो फॉरेन कंट्री से कहाँ से फंड आता है ये जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हमें देखना जरूरी है कि भाई अगर मान लीजिए ऐसा फंड आ रहा है कि जो जिसका सोर्स ऑफ फंड नहीं बता पा रहे हो, तब उस एनजीओ को बैन करना जरूरी है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब इसके बाद 2020 के अंदर अमेंडमेंट की, तो हमने अमेंडमेंट पढ़ दिया। एक्ट के अंदर क्या था, अमेंडमेंट के अंदर क्या चेंज हुआ, यहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक्ट क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन कैंडिडेट है, एडिटर है, पब्लिशर है, न्यूज़पेपर जजेस है ना, ये सारे इनको प्रोहिबिटेड है, आप फॉरेन से फंड नहीं ले सकते। अब अमेंडमेंट ने यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट थी जो पहली क्वेश्चन की, तो पब्लिक सर्वेंट ऐड कर दिया कि पब्लिक सर्वेंट भी यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मान लीजिए एक्ट के अंदर क्या लिखा था कि अगर आप गवर्नमेंट की परमिशन ले लेते हो तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की वहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, केस के अंदर क्या है, जब तक दूसरा पर्सन भी रजिस्टर्ड हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, प्रोहिबिटेड द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मान लीजिए आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रही है, आप किसी तीसरे बंदे को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर वो नहीं कर सकते, आगे आपको यूटिलाइज करनी है। आधार, पहले क्या था, आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो आपके पास, ठीक है, या रजिस्टर नहीं है तो आपने गवर्नमेंट की परमिशन ली, मतलब थोड़ा सा लीनियर था। अब इन्होंने क्या बोला, आपको आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड अगर नहीं है, मान लीजिए फॉरेनर है, तो फॉरेनर के पास नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या पासवर्ड वगैरह आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा FCRA अकाउंट, आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। पहले क्या था कि किसी ब्रांच के अंदर, सिंगल ब्रांच के अंदर आप शेड्यूल बैंक के अंदर आप अकाउंट खोलो, उसी के अंदर जो फंड आपका आएगा। अब इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट बताएगी कौन सी, जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला कि SBI, ठीक है, न्यू दिल्ली, कि आपका यहीं पे फंड आएगा। तो इस केस के अंदर जो रिसेंट बहुत हल्ला भी मचा था कि बहुत सारे NGO ने बोला कि भाई हम साउथ में हैं, तो हम दिल्ली हमें दूर पड़ता है, हम रजिस्टर नहीं करवा पा रहे, ऐसा, तो आपको थोड़ा सा इसको लिबरलाइज करना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा नो फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इस अकाउंट में कोई और फंड नहीं आएगा, तो यहाँ पे फॉरेन फंड ही आएगा। कौन सी बैंक की कौन सी ब्रांच में, ये भी गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यूटिलाइज, ठीक है जी, यहाँ पे क्या है कि आपको गवर्नमेंट की प्रायर जो परमिशन लेनी है। अमेंडमेंट ने क्या बोला, इसने बोला कि मान लीजिए आप फंड की आपको परमिशन मिल गई, उसके बाद भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है आपका फंड यूटिलाइजेशन के लिए। पहले क्या था कि आपको अगर यूटिलाइज करना है गवर्नमेंट की परमिशन लो, इन्होंने बोला परमिशन ले ली, उसके बाद भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन सर्टेन कंडीशंस। ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में हमारे थी। इसके अलावा लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा आपको 6 मंथ के लिए, ठीक है, 6 मंथ के अंदर अंदर। अब क्या किया गया, अमेंडमेंट के अंदर क्या बोला कि आप जब रिन्यू करवाओगे उस टाइम पे भी गवर्नमेंट इंक्वायरी दोबारा कर सकती है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप कितने % आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ करोगे, तो यहाँ पे पहले कंडीशन थी 50%, ठीक है, अब उसको 20% कर दिया। ठीक है दोस्तों, सस्पेंशन पहले था 180 डेज तक, ठीक है, हम गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है, अब इसने बोला कि उसको दोबारा एडिशनल 180 डेज के लिए फिर और ज़्यादा सस्पेंड कर सकती है। तो ये था जो 1976 के अंदर आया था, इसके बारे में सारी हमने पढ़ ली। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हमने वैसे ही पढ़ा है जैसा हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके यूपीएससी के हिसाब से। एक्ट के अंदर क्या लिखा है, अमेंडमेंट के अंदर क्या लिखा है, अगर हम देखें तो एक्ट के हिसाब से थोड़ा सा लीनियर था, अब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है हर एक केस के अंदर। ये आपको एक एक चीज़ ओनली इन दिस केस या फिर ओनली इन स्पेसिफाइड ब्रांच, ऐसी जो स्टेटमेंट है वो उनको आपने अंडरलाइन करके पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। कई बार क्या होता है, हमने सारा पढ़ लिया, उसके बाद हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं, आपने उसमें रिवीजन के अंदर हमने उस लाइन को ध्यान से नहीं देखा, जिसकी वजह से हमें क्वेश्चन के अंदर मार्क्स कम मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक स्टेटमेंट यूपीएससी के अंदर आ चुकी है। क्वेश्चन है, इन इंडिया इज रैंक्ड 6th इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। सेकंड है, इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ GDP।
वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। यहाँ से एक स्टेटमेंट आ चुकी है, हमने दोनों डाल दिए, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव, ठीक है, दोनों गलत है, उल्टा है बेसिकली। अगर आप देखोगे यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में ये इंडिया टू सरपास जापान एज एशियाज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, ये हमें इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी हेडिंग ही है, हेडिंग के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन बनता है वो हमने पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम सोर्स को सर्च करें नेट के ऊपर तो हमें ये मिलता है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो इंडिया बाय जीडीपी जो रैंक है इंडिया का 6th है, बाय पीपीपी तो इंडिया का रैंक है 3rd। बस ये हमने याद करना है, ठीक है दोस्तों, बस यही हमने ध्यान में रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट है, इट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स विच कॉजेस और लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया। सेकेंड है, डिजिटल कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ सीसीआई। थर्ड है, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन ऑन कंपटीशन इशूज ऑन अ रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, पहली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, पहली स्टेटमेंट तो जनरल स्टेटमेंट है ना, तो ये मोस्ट लाइकली आप करेक्ट करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली बनाया गया है यहाँ पे न्यूज़पेपर वाला, जो आज का न्यूज़पेपर प्लस जो सीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे दोनों से जो अबाउट अस के अंदर इंफॉर्मेशन है उनसे बनाया गया। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली वहीं से उठाई गई है, ठीक है जी। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको नॉर्मली कहीं मिलती नहीं है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उनके प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप सेकंड स्टेटमेंट बता सकते हो ये सही है या गलत है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, तो ये हमने, तो यहाँ पे आंसर क्या है, 1 और 3, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके अलावा अभी गूगल के केस में जो हुआ कि गूगल जो है ये एलिगेशन लगे हैं, जो अगर आपको ये न्यूज़ दिखाऊं मैं कि गूगल जो है वो कुछ न्यूज़ को प्रायोरिटी दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे जिसको प्रायोरिटी मिलेगी वो लोगों के तक ज़्यादा पहुँचेगी, उसकी प्रमोशन ज़्यादा होगी, उसकी ऐड ज़्यादा होगी, सब कुछ ज़्यादा होगा, तो वो अपने आप आगे बढ़ती जाती है। तो ये एक अनफेयर जो मार्केट सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अनफेयर प्रैक्टिस है। इसी के ऊपर प्रोब कर रहा है सीसीआई। खैर यहाँ पे तो प्रोब कर रहा है, जो रिजल्ट अगर मान लीजिए यहाँ पे उसके बाद क्या निकलता है उसके बेस के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस निकाल के हम मेंस के अंदर यूज़ करेंगे। लेकिन खैर अभी तो यहाँ पे कुछ निकल नहीं रहा है ना, अभी प्रोब स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे आपने हेडिंग पढ़ना है और सीसीआई के बारे में पढ़ना है। तो वो सीसीआई क्या है, सीसीआई बेसिकली 2002 एक्ट, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये एंटी कॉम्पिटिटिव जो एग्रीमेंट्स हैं, है ना, जो मतलब मार्केट को अनबैलेंस करते हैं, जो मार्केट एक फ्री फ्लो अनफेयर मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं, उसको प्रोहिबिट करता है। यहाँ पे चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर और अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल साइट के ऊपर ये लिखा है, ये भी डेटा सारा ऑफिशियल साइट से ही है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, ये आपने ध्यान रखना। वहाँ पे यूपीएससी प्रेसिडेंट वहाँ पे लगा देगी तो आपको पता नहीं चलेगा। फंक्शन क्या है, एलिमिनेट करता है प्रैक्टिस एडवर्स इफेक्ट को, सस्टेन कंपटीशन को प्रमोट करता है, इंटरेस्ट जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि देखो एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे पास एक ही पहुंच रही, बाकी नहीं पहुंच रही, तो ये हमारे इंटरेस्ट के अंदर नहीं हुआ, इसी को प्रोहिबिट करता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम के अंदर आई तो सिंपल रहेगी, तो यहाँ पे कोई खैर दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप इसके अंदर तो आप बता दोगे हाँ ये स्टेटमेंट सही होगी, लेकिन यहाँ पे आप फंसोगे जो थर्ड स्टेटमेंट है जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी करके लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट आपने ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू इलेक्शन एक्सपेंडिचर इन इंडिया। रिसेंट आज की न्यूज़ में, ठीक है जी, इलेक्शन एक्सपेंडिचर पिछले 2-3 दिन के अंदर न्यूज़ में काफ़ी है, तो आज हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर शैल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 19 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 एज पर RPA 1951। Every candidate shall keep a separate account for all expenditure incurred. Third है, there is no cap on political parties expenditure. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, all of the above. Now this question is very very important. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना एक बात, यूपीएससी का अगर हम ट्रेंड देखें तो जो न्यूज़ बहुत ही न्यूज़ के अंदर रहती है ना, जो इशू बहुत ही न्यूज़ में है, उसके अंदर यूपीएससी बेसिक क्वेश्चन डालती है, बेसिक क्वेश्चन डालती है, जहाँ पे आपको बेसिक के ऊपर फोकस करना है डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर के लिए क्या क्या प्रोविज़न है, किसके ऊपर बाढ़ है, किसके ऊपर नहीं है, ये सब हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं यूपीएससी पूछे कितनी एक्सपेंडिचर की लिमिट इंक्रीज़ कर दी, स्टेट के लिए कितनी है, वो स्टेटमेंट एक आधी आ सकती है बट बहुत रेयर है।
ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे यूपीएससी उठाएगी। तो यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट दोस्तों सही है। अब बात करते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन हाइक्स एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट। एक ही कटिंग मैंने सभी न्यूज़ के अंदर आया, तो मैंने यहाँ पे एक ही लगाई है, तो बाकी भी जो न्यूज़पेपर है उनके अंदर ये आर्टिकल आया हुआ है। हाइक क्या किया, देखो दोस्तों, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से इन्होंने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा पैसा बढ़ा देंगे। तो ये हाइक जो एक्सपेंडिचर है बेसिकली कैंडिडेट के लिए है, कैंडिडेट के लिए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, लिमिट्स फॉर कैंडिडेट, नॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टी। पहली बात, यहाँ पे 95 लाख कर दिया लोकसभा केस के अंदर, 40 लाख कर दिया असेंबली के अंदर, ठीक है, तो उसको बढ़ा दिया पहले से। लेकिन एक बात और याद रखनी है, जो बड़ी असेंबलीज हैं उनके लिए ज़्यादा है, बड़ी स्टेट के लिए ज़्यादा है, जो छोटी स्टेट्स हैं उनके लिए कम है। तो वेरी करता है, मैं यहाँ पे आपको टेबल प्रोवाइड करूँगा, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो रीज़न आपको बता दिया। अब एक्सपेंडिचर जो है ये किसके हिसाब से, टोटल एक्सपेंडिचर जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है ना, तो वो उन्होंने लिमिट रखती कि जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखना, एक्सपेंडिचर किससे होता है, एक तो कैंडिडेट का होता है, दूसरा पार्टी का होता है। इसके ऊपर है, इसके ऊपर लिमिट रखती कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पार्टी का इधर ही, ये इसके अंदर पार्टी वाले के अंदर दिखा दिया है ना, पार्टी का एक्सपेंडिचर था, ये कैंडिडेट का नहीं था, तो बात वही है। तो रिजल्ट, नेट रिजल्ट वही आता है कि कोई भी फंसता ही नहीं है। यहाँ पे करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन वहाँ पे कैंडिडेट का वो उसी लिमिट के अंदर रखते हैं। तो सेक्शन 77 आरपीए के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर एक कैंडिडेट को एक सेपरेट अकाउंट, जैसे मान लीजिए नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन भरने गया बंदा, उस टाइम के ऊपर उससे पहले आपको एक अकाउंट बनाना है, उसके अंदर एक्सपेंडिचर जो भी आपको खर्चा करना है उसी में से करना है, ठीक है दोस्तों। और उसी का भी जो भी उसके अंदर सबमिट है एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आपको 30 दिन के अंदर देनी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 90 दिन के अंदर देनी है, बट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कैप नहीं है इनके एक्सपेंडिचर के ऊपर, ये हमने ध्यान रखना है। यही स्टेटमेंट है जहां से ये क्वेश्चन घूम सकता है, यूपीएससी घुमा सकती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए इनकरेक्ट अकाउंट या एक्सपेंडिचर दिखाता है, तो यहाँ पे 3 ईयर अंडर सेक्शन 10 आरपीए 1951 के अंदर है, ठीक है, सेपरेट अकाउंट रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखो, ये जो बड़ी स्टेट्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है तो 70 लाख है, स्टेट असेंबली है तो यहाँ पे 28 लाख है, मणिपुर मेघालय वगैरह उनके लिए 70 लाख है, यहाँ पे कितनी है 20 लाख, छोटे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम वगैरह, अंडमान निकोबार यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 20 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिल्ली के लिए 70 लाख है, ये हमने ध्यान में रखना है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। अंडर उज्ज्वला स्कीम गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट एलईडी बल्ब्स टू हाउस होल्ड, अंडर उजाला स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। अब ये जो दोस्तों क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये 2 स्टेटमेंट ऐसी डाली हुई हैं यहाँ पे जिनके नाम एक जैसे लगते हैं, इसीलिए डाली गई, इसलिए नहीं डाली गई कि आपको कंफ्यूज किया जाए क्या है, ये इसीलिए डाली गई है कि जब यूपीएससी के अंदर मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट नहीं आती, एक ही आती है, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यार ये उजाला था या उज्ज्वला था। इसीलिए ये स्टेटमेंट डाली गई कि आपकी प्रिपरेशन एग्जाम में जाके काम खराब हो इससे पहले अभी हो जाए, तो वो बेटर है। जितनी यहाँ पे गलतियाँ करोगे उसके लिए आपको दुखी नहीं होना, उतना ही खुश होना है कि मैंने यहाँ पे कर लिया जो करना था, एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो ये आपको ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना है, उस तभी आप सीखो गलतियों से, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो नन ऑफ द उल्टा है, बेसिकली उजाला स्कीम है वो एलईडी के लिए, उज्ज्वला जो है एलपीजी के लिए। तो उजाला कंप्लीट 7 ईयर, ये पीआईबी के अंदर न्यूज़ है, 7 साल हो गए उजाला को दोस्तों, बड़ा अच्छा एलईडी वगैरह ये दे रहे हैं। यहाँ पे एक आपको सब्सिडी भी मिलती है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट एक लो प्राइस के ऊपर, मार्केट के जो प्राइस है उससे काफ़ी लो मिलती है। इसका कारण ये है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, इसने इन्वेस्टमेंट की, EESL ने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, कि ये लो प्राइस लेके आए, इन्होंने एलईडी वगैरह दिए, डिस्ट्रीब्यूट किए। अब इस वजह से बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी लॉस भी बचेगा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो बाद में पैसा EESL को देगी, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कोई पैसा नहीं दे रही। दूसरा है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल, बहुत ही ज़्यादा एलईडी प्रोडक्शन हुई, जिसकी वजह से जो प्राइस है एलईडी का वो भी नीचे आ गया। तो यहाँ पे अराउंड 40% ऑफ मार्केट प्राइस के ऊपर मिलती है। डिस्कॉम EESL को भेजती हैं, EELS अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है जी।
अचीवमेंट क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम है दोस्तों। यहाँ पे एलईडी का प्राइस आपको काफ़ी लोग पे ले आए। अब इस स्टेटमेंट को, मान लीजिए इस स्टेटमेंट को हम कहाँ पे यूज़ करें। आपको क्वेश्चन आता है कि आत्मनिर्भर भारत है ना, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप बोलोगे जब लोकल प्रोडक्शन होती है ना, जब लोकल प्रोडक्शन होती है बहुत ज़्यादा एट लार्ज स्केल, तो प्राइस भी जो है वो नीचे आता है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है ना, किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल हमने उजाला के अंदर ये करके दिखाया, लार्ज स्केल के ऊपर एलईडी बनाया, जिसकी वजह से उसका प्राइस काफ़ी नीचे आ गया। यहाँ पे आप इसकी बात कर सकते हो। 6th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन रिसेंटली हेल्ड सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज, यूएस, इंडिया, जापान, चाइना। तो 1 and 3 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, 3 and 4 ओनली। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको लगेगा यार अच्छा कि ये इतनी कंट्रीज़ के नाम याद करने हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेट किए। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी डाल देती है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ा, हम डर गए। ये क्वेश्चन बिल्कुल डरने वाला नहीं है। अगर आपको पता है सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज के अंदर इंडिया पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पे इंडिया आपको पता है सेकंड है ही है, तो यहाँ पे सेकंड वाला तो एक ही है, तो अपना आंसर निकल गया। क्वेश्चन सिर्फ वही है कि आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, क्या इंडिया पार्टिसिपेट किया इसने कि नहीं किया। इंडिया ने किया, बस अगर इतना पता है तो अपना आंसर निकल गया। इतनी तो चलो इन्फॉर्मेशन पता ही होनी चाहिए। तो क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ इसके ऊपर काफ़ी आपको याद करना, याद वगैरह कुछ नहीं करना। ये बनाया डिज़ाइन इस हिसाब से किया है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो। एग्जाम में क्या होता है, हम ऐसे क्वेश्चन देख के स्ट्रेस लेते हैं कि यार ये भी नहीं आता होगा, है ना, तो उसकी वजह से हम गलत करते हैं। इसीलिए बस उसी कंडीशन के लिए आपको तैयार किया गया है, बस और कुछ इसके अंदर नहीं है। तो ये थी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर न्यूज़, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन के अंदर एक्सरसाइज, और इसके अंदर 6 जो नेशन है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सो दिस इज ऑल। आई होप कि आपको नए नए तरीके के क्वेश्चन जो है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो मिले होंगे, जिससे आपने प्रैक्टिस किया होगा और आप कुछ सीखे होंगे। सीखना ज़रूरी है और वही हमारा पर्पज़ है, इसीलिए। अदरवाइज़ तो अगर आपके ज़्यादा 5 में से 6 में से 5 ठीक करने हैं, वो भी हम करवा देंगे जब सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन सिंपल क्वेश्चन का दोस्तों एट द एंड फ़ायदा कुछ नहीं होता, ठीक है, वो हमें अभी खुशी देते हैं, बाद में गम, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और उनसे सीखो, यही हमारा पर्पज़ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।